फिजिक्स वेदा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पुली, स्ट्रिंग और पुली में भी जो पुली कैलकुलेशंस में हम लोग को दी हुई होगी वो होगी आइडियल पुली। स्ट्रिंग की भी प्रॉपर्टी आज हम लोग स्टडी करेंगे। स्ट्रिंग में जो फोर्स एक्ट होता है, टेंशन, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो पुली ब्लॉक सिस्टम स्टार्ट करने के पहले जो बेसिक चीज़ें जाननी चाहिए हमें, आज के लेक्चर में हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पुली से। पुली को सिंपल शब्दों में अगर डिफाइन किया जाए तो पुली एक मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है, आप ये कह सकते हैं, या फिर एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसके ज़रिए हम फोर्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफ़र करते हैं। यानी कि हम थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं इनपुट के तौर पे, तो पुली के थ्रू वो फोर्स मैक्सिमाइज हो जाता है किसी और पॉइंट पे जाके। तो फोर्स को चेंज करने के लिए, फोर्स के मैग्नीट्यूड को वराई करने के लिए, चेंज करने के लिए फिर हम लोग पुली का इस्तेमाल करते हैं। और पुली का जो इस्तेमाल होता है पुली और स्ट्रिंग का ब्लॉक के साथ साथ, वो एक सिंपल उसका एक अलग अरेंजमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एटवुड मशीन। तो पुली को जानने के पहले हम लोग थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं एटवुड मशीन के बारे में। एटवुड्स मशीन। अब एटवुड मशीन में होता क्या है कि अपनी पुली के साथ साथ स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के साथ ब्लॉक, ये तीनों चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, अरेंज्ड वे में होती हैं, प्रॉपर मैनर में। और वो किस तरीके का उनका प्रॉपर ऑर्डर होता है, जैसे ये एक पुली हमने बना दी। पुली एक रिजिड सपोर्ट से अटैच्ड होती है। ये सपोर्ट आपका फिक्स्ड होता है जो कि रिजिड है। साथ ही साथ पुली के ऊपर से स्ट्रिंग रैप्ड होती है। ये आपकी स्ट्रिंग हो गई जो कि पुली के ऊपर से ऐसे होके गुजर रही है। ये आपकी स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग दोनों तरफ यहाँ से सस्पेंडेड होती है। ये आपकी स्ट्रिंग ऐसे इस साइड में आई, दूसरी साइड में आपकी स्ट्रिंग ऐसे आई। और स्ट्रिंग के बाद क्या होता है, इससे ब्लॉक्स कनेक्टेड होते हैं। एक ब्लॉक हमने इससे कनेक्ट कर दिया, दूसरा ब्लॉक हमने क्या कर दिया, इस वाली स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया। लेट्स से कि ये वाला आपका M1 है, ये वाला आपका M2 किलोग्राम का है। तो ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट आपके सामने दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज एटवुड मशीन, जिसमें आपको एक पुली दिखाई देगी। पुली के साथ साथ दो मासेस आपको दिखाई देंगे। अब इसमें कोई लाइट हो सकता है, कोई हैवी हो सकता है। जो भी हैवी मास होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जो लाइट होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ये कॉमन सेंस की बात है, इसे आप फील कर सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, जो भी पुली आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है सिस्टम में, इस पुली की क्या खासियत हो सकती है। पहली बात तो ये कि इस पुली का खुद का कुछ ना कुछ मास भी हो सकता है, मास नहीं भी हो सकता। हालांकि प्रैक्टिकल वे में ये पॉसिबल नहीं है कि पुली को मासलेस कर दिया जाए, लेकिन हम मान सकते हैं कैलकुलेशन में कि हाँ पुली मासलेस है। तो पुली मासलेस भी हो सकती है, पुली का खुद का कुछ ना कुछ मास भी हो सकता है। अब जब पुली का खुद का कुछ ना कुछ मास होगा तो पुली के पास फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आ जाएगी। दूसरा पॉइंट ये कि ये पुली इस हिंज्ड पॉइंट के अबाउट रोटेट भी कर सकती है। जो आपको ये हिंज्ड पॉइंट दिख रहा है, इसके अबाउट ऐसे रोटेट भी कर सकती है। और ये भी पॉसिबल है कि ये रोटेट ना करे, ये फिक्स्ड हो इसके ऊपर। तीसरी चीज ये कि पुली स्ट्रिंग को फ्रिक्शनल फोर्स भी ऑफर कर सकती है और नहीं भी कर सकती। ये सब पॉसिबिलिटीज हैं। स्ट्रिंग के साथ भी कुछ ऐसा ही है। स्ट्रिंग भी या तो मासलेस हो सकती है, लाइट हो सकती है, या फिर इसका खुद का कुछ ना कुछ मास हो सकता है। दूसरी पॉइंट है कि स्ट्रिंग एक्सटेंसिबल हो सकती है, यानी कि उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगे तो उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज कर जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो स्ट्रिंग आपकी है वो इनएक्सटेंसिबल है। तीसरी चीज ये कि स्ट्रिंग और इसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स ऑफर हो सकता है, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो सकता है। ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे स्ट्रिंग और पुली को लेके। लेकिन जब भी कभी हम आइडियल पुली की बात करें, अगर हमने कह दिया कि जो आपके सामने पुली दिखाई दे रही है ये आइडियल है, तो आइडियल पुली का बेसिक मतलब ये होता है कि ऐसी पुली जो मासलेस हो, यानी कि उसका कुछ मास हो ही ना, उस पुली को हम क्या बोलेंगे, आइडियल पुली बोलेंगे। मासलेस पुली होगी। और सेकेंड पॉइंट, नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके पास कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आप पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके पास कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना हो। तीसरी पॉइंट ये
कि जो आइडियल पुली होती है इसकी खासियत ये होनी चाहिए कि ये फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए, ये कोई भी फ्रिक्शन फोर्स ऑफर न करे, फ्रिक्शनलेस। तो अगर पुली के पास ये तीनों प्रॉपर्टी हैं तो उस पुली को हम बोलेंगे आइडियल पुली। स्ट्रिंग के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अगर हम बात करें स्ट्रिंग की तो आइडियल स्ट्रिंग में भी आप यही चीजें लिख सकते हैं, आइडियल स्ट्रिंग। अगर हम बात करें आइडियल स्ट्रिंग की तो आइडियल स्ट्रिंग में भी पहली चीज ये कि जो आइडियल स्ट्रिंग होगी वो होगी लाइट वेट, यानी काफी ज्यादा हल्की। लाइट कहने का बेसिक मतलब होता है कि मासलेस। अगर आपकी स्ट्रिंग मासलेस है मतलब कि वो आइडियल स्ट्रिंग है। दूसरी चीज ये कि इनएक्सटेंसिबल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, इनएक्सटेंसिबल, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इसमें कोई भी इसके लेंथ में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा हो। तीसरी चीज ये कि फ्रिक्शनलेस, यानी कि ये भी कोई फ्रिक्शन ऑफर न करे पुली के साथ, फ्रिक्शनलेस। तो ये तीनों प्रॉपर्टी हैं जो किसी स्ट्रिंग को आइडियल बनाती हैं और ये तीनों प्रॉपर्टी हैं जो किसी पुली को आइडियल बनाती हैं। बात समझ में? यहां पे एटवुड मशीन की हम बात करें तो चलो अगर हम मान लें कि जो भी अरेंजमेंट आपको जहां पे दिखाई दे रहा है ये पुली आइडियल है, पुली के साथ साथ स्ट्रिंग भी आइडियल है, तो आप ये बोलेंगे कि पुली तो फिक्स्ड है। पुली फिक्स्ड है मतलब कि ये पुली अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट नहीं करने वाली। स्ट्रिंग इज रैप्ड ओवर द पुली, ये स्ट्रिंग जो है इसके ऊपर लिपटी हुई है। इसका मतलब कि अगर हम कुछ देर के लिए मान लें कि जो m2 की वैल्यू है m2 इज ग्रेटर देन m1, अगर m2 m1 से बड़ा है तो होगा क्या कि m2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा और m1 अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये m1 अपवर्ड m2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया भी था कि यहाँ पे होता क्या है कि जितना ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा उतना ही m2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है। ये डिस्प्लेसमेंट का कंस्टेंट रिलेशन होता है इनके बीच में, जिस स्पीड से ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा उसी स्पीड से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। जिस एक्सेलरेशन से ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा उसी एक्सेलरेशन के साथ ये m2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये कंस्टेंट रिलेशन होता है डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड एक्सेलरेशन के बीच में दोनों ब्लॉक्स का। समझ में आया? तीसरी चीज ये कि ये फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस होने का मतलब कि ये स्ट्रिंग इसके ऊपर सरकती हुई जा रही है और कोई भी फ्रिक्शन ऑफर नहीं हो रहा है पुली और इसके बीच में। पुली ऐसे फिक्स्ड है, पुली अपनी एक्सिस के अबाउट एंगुलर स्पीड के साथ रोटेट नहीं कर रही है। ये बात आप ध्यान पे रखेंगे। तो ये जो दो बेसिक चीजें हम लोगों को जाननी थी, आइडियल पुली, उसके बाद आइडियल स्ट्रिंग, एटवुड मशीन। एटवुड मशीन में आपने देखा, देखिए एटवुड मशीन का ये जो बेसिक मॉडल है, ये मशीन किसी भी तरह की हो सकती है। हो सकता है कि यहाँ पे ब्लॉक ने कनेक्ट करके यहाँ पे एक और पुली कनेक्ट कर दिया और फर्दर पुली के बाद उसने ब्लॉक्स कनेक्ट किए हैं पुली के साथ। कितनी भी पुली हो सकती हैं, कितने भी ब्लॉक्स हो सकते हैं। पुली मूवेबल भी हो सकती है। आपको सिस्टम में कभी कभी ऐसा भी दिखाई देगा, कुछ पुलीज हैं जो फिक्स्ड हैं, कुछ पुलीज हैं जो मूव कर रही हैं ब्लॉक्स के साथ साथ। तो वहां पे भी हम लोग कंस्ट्रेंट रिलेशन को डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन किया जाएगा वो बात की बात है। एक और खास बात जो इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही ये ब्लॉक को हम सस्पेंड करेंगे इस स्ट्रिंग के साथ तो आप बोलेंगे स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी। स्ट्रिंग के टाइट होने के पीछे क्या रीजन होता है, तो ये आप लोगों को पता है, टेंशन फोर्स। जो कि टेंशन फोर्स जनरेट हो जाता है स्ट्रिंग के अंदर और उस टेंशन फोर्स की वजह से स्ट्रिंग टाइट हो जाती है। तो टेंशन फोर्स का जनरेशन होता कैसे? तो लेट्स से हमने कह दिया कि ये कोई रिजिड सपोर्ट है और इस रिजिड सपोर्ट में कोई एक स्ट्रिंग बंधी हुई है और हमने यहाँ से एक स्ट्रिंग ऐसे करके बांध दिया है। ये थोड़ा मोटा बना रहे हैं विजुअलाइजेशन के लिए। ये कोई स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग को किसी आदमी ने यहां से पकड़ रखा है और वो पकड़ के इस पे फोर्स लगा रहा है। फोर्स अपनी डायरेक्शन में लगा रहा है। ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। इस पॉइंट पे वो फोर्स लगा रहा है, अपनी तरफ इसे खींच रहा है एफ फोर्स के साथ। जब ये आदमी इस पॉइंट को एफ फोर्स के साथ खींच रहा है, कहने का मतलब कि ये पूरी रोप को, पूरी स्ट्रिंग को खींच रहा है। अब जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ स्ट्रिंग के ऊपर, तो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द एटम्स ऑफ द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग के अंदर जो एटम्स हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिंग फोर्स है और उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से स्ट्रिंग के अंदर एक सेल्फ फोर्स जनरेट हो जाता है, ऑटो जनरेट हो जाता है और उस फोर्स को हम बोलते हैं टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स की खासियत होती क्या है?
ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे जानने वाली चीजें हैं। तो टेंशन फोर्स के बारे में आप लिख सकते हैं कि जो टेंशन फोर्स होता है, देखिए अब टेंशन फोर्स डेवलप होता है स्ट्रिंग के अंदर, किसकी वजह से होता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से होता है जो एटम्स के अंदर लग रहा है। ये फोर्स तभी डेवलप होते हैं, तभी जनरेट होते हैं, तभी पिक्चर में आते हैं, तभी एक्शन में आते हैं जब कोई एक्सटर्नल फोर्स इस स्ट्रिंग को स्ट्रेच करने की कोशिश करे, अदरवाइज ये नहीं आएंगे। आप देखेंगे कोई स्ट्रिंग आपके सामने सिंपल पड़ी हुई है, उसमें कोई टेंशन आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही आप उसकी लेंथ को खींचने की कोशिश करेंगे, उसको इंक्रीज करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, उस केस में वो स्ट्रिंग टाइट हो जाती है ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द एटम, और वही टेंशन फोर्स के जनरेट होने का बेसिक रीजन होता है। तो आप बोलेंगे इसके अंदर एटम्स की वजह से स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स जनरेट होगा और उसी फोर्स को हम बोलेंगे टेंशन फोर्स। तो ये हो गया टेंशन फोर्स, ठीक है। अब ये इस पॉइंट पे टेंशन फोर्स जनरेट हुआ। अब स्ट्रिंग चूंकि यहां से भी बंधी हुई है तो यहां भी एक टेंशन फोर्स जनरेट होगा और वो होगा इस डायरेक्शन में। तो आप टेंशन फोर्स के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिख सकते हैं कि जो टेंशन फोर्स होता है इसकी क्या खास बात होती है कि टेंशन फोर्स always act away from the point of contact, away from the point of contact, away from the point of contact, away from the point of contact along the string, along the string, ठीक है। यानी कि जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अवे डायरेक्शन में वो एक्ट होता है। अब तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इसमें भी इस डायरेक्शन में यहाँ पे टेंशन डेवलप हुआ है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में टेंशन डेवलप हुआ है अलोंग द स्ट्रिंग। दूसरी पॉइंट ये कि अगर स्ट्रिंग आपकी मासलेस है, लाइट स्ट्रिंग है, तो आप लिखेंगे फॉर massless string tension remains same। किसी मासलेस स्ट्रिंग के लिए टेंशन उसके पूरी लेंथ के अलोंग किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंशन को कैलकुलेट करें तो टेंशन की वैल्यू हर जगह एक ही समान निकल के आएगी अगर वो मासलेस है। तो आप लिख सकते हैं टेंशन रिमेन्स सेम, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स होल लेंथ, पूरी लेंथ के अलोंग जो टेंशन फोर्स की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, वो सेम होगी। समझ में? अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो आप बोलेंगे यहां पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है और वो फोर्स है इस ब्लॉक का खुद का वेट, और इसका खुद का वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे एक्ट होगा m1g, इसका खुद का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा m2g। अब ये जो वेट m1g m2g एक्ट हो रहा है इसकी वजह से इस स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगा एक। तो ये आपका हो गया जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट की हम बात करें तो जो टेंशन होगा इस पे जस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा स्ट्रिंग के लिए, और यहाँ पे जो टेंशन होगा वो किधर एक्ट हो रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे टेंशन एक्ट होता है, जो कि हम यहाँ पे लिख चुके हैं कि इट ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अलोंग द स्ट्रिंग। अब देखिए जो टेंशन है ना, चूंकि स्ट्रिंग हालांकि इससे बंधी नहीं है, इसके ऊपर से होके स्ट्रिंग सिर्फ सरक रही है, स्लिप कर रही है, स्लाइड कर रही है, लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जो टेंशन डेवलप हुआ होगा वो अवे यानी इस डायरेक्शन में हुआ होगा, यहाँ पे जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन डेवलप हुआ होगा वो अवे इस डायरेक्शन में एक्ट हुआ होगा। ये बात समझ में आई? उसके बाद और कुछ चीजें हैं जिसको हम जान लेते हैं। आपने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा 9th में, हालांकि अभी हम लोग उसको डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, कंस्टेंट मोशन के बाद उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आप जानते हैं कि जैसे कोई भी अगर हम बॉडी ले लें आपके सामने, ये आपकी होगी कोई भी बॉडी,
ये किसी सरफेस पे लेट से रखी हुई है ऐसे, ये m किलोग्राम की बॉडी है और इस पे हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया F। अब एक्सटर्नल फोर्स F लगाने के बाद ये बॉडी मूव करती है यहाँ से। हम मान लेते हैं कि जो आपका सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ है, ये सरफेस ब्लॉक को कोई भी फ्रिक्शन ऑफर नहीं कर रहा। तो आप सिंपल सा ये बोलेंगे तब तो एक काम होगा यहाँ पे कि ये एक्सेलरेट होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन A, इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और यहाँ से हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लिखते थे कि F इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। क्योंकि ये जो F की हम बात कर रहे हैं ना, ये नेट फोर्स होता है। यहाँ पे चूंकि सिर्फ एक फोर्स लग रहा है इसलिए नेट बोलो या फिर सिर्फ उसी को बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत सारे फोर्सेस अगर इस पे लग रहे हों उस केस में जो F होगा वो नेट फोर्स होगा इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। ये कौन सा एक्सेलरेशन है? तो आप इसको बोल सकते हैं कि दिस इज द एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। ये नेट फोर्स की डायरेक्शन में क्या है? एक्सेलरेशन है। एक बात और, अगर यहां से हम बोले कि मास बॉडी का जीरो है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, अगर प्रैक्टिकल वे में आप यहां पे समझना चाहें कि अरे मास को जीरो कर दें, मास को आप जीरो नहीं कर सकते, लेकिन अगर कुछ देर के लिए हम मान लें कि कोई ऐसी बॉडी है जिसका मास जीरो है, तो आप बोलेंगे अगर m को जीरो कर दिया जाए ना फिर तो F जीरो हो जाएगा। और जो नेट फोर्स की हम बात कर रहे हैं इसको थोड़ा सा और प्रॉपर वे में लिख दिया जाए तो आप इसको बोलेंगे F नेट इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। ये नेट फोर्स की अगर हम बात करें, नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। तो इफ m इज इक्वल्स टू जीरो, अगर हम m को जीरो कर दें तो आप बोलेंगे फिर तो जो नेट फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। m को जीरो कर दीजिए, नेट फोर्स आपका बॉडी का कितना हो गया? जीरो। भले ही उसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉडी के पास एक्सेलरेशन है लेकिन अगर उसका मास जीरो है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाता है? जीरो। तो एक बात सोचिए, हम लोग जब भी पुली की बात कर रहे हैं, आइडियल पुली की, तो हमने पहला पॉइंट यहां पे ये बताया कि जो पुली मासलेस होती है, यानी कि अगर मास ऑफ पुली जो है वो जीरो है, उस पुली को हम बोलेंगे आइडियल पुली। इसका मतलब कि पुली पे हमेशा नेट फोर्स जीरो होगा। जो भी नेट फोर्स पुली पे लग रहा होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू जीरो, वो जीरो के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? हम नेट फोर्स की बात कर रहे हैं। तो यहां से आप एक चीज कह सकते हैं, आप बोलेंगे रे यहां पे तो देख के हमें ये लग रहा है कि इस पॉइंट पे पुली पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है टेंशन T, यहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है T। तो आप बोलेंगे पुली पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2T फोर्स लग रहा है। इसका मतलब कि नेट फोर्स जीरो तभी होगा जो अपवर्ड डायरेक्शन में भी 2T फोर्स लगे। समझ में आ रहा है? इसी वजह से जहां पे अपवर्ड डायरेक्शन में भी जो पुली में फोर्स जनरेट होता है उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 2T। समझ में आया? तो कभी भी ऐसा आपको दिख जाए क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, भले पुली मूव कर रही है, मूव नहीं कर रही है, स्टैटिक कंडीशन में रुकी हुई, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये पुली है, ये पुली पे ऐसे इधर एक टेंशन फोर्स लगा T, इधर एक टेंशन फोर्स लगा T, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो 2T लगेगा इस पे। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स इस पे जीरो होना है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे देखिए TT, 2T डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 2T अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ से आप नेट फोर्स क्या कह सकते हैं? आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो F नेट की वैल्यू है वो कितनी हो गई? जीरो। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा आगे जैसे जैसे हम लोग कंस्टेंट रिलेशन में आगे बढ़ते जाएंगे। तो आई होप कि ये सब चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। अगर स्ट्रिंग का खुद का कुछ ना कुछ मास हो, या फिर आप ये सोचिए कि अगर पुली फ्रिक्शनलेस ना हो, पुली फ्रिक्शन ऑफर करे और स्ट्रिंग का खुद का कुछ ना कुछ मास हो, उस केस में टेंशन की वैल्यू अलग अलग हो जाती है। हर एक पॉइंट पे टेंशन फिर अलग अलग एक्ट होना शुरू कर देता है। ये सब चीज़ें हम और नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे अगली वीडियो में अपने।